नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं और समय हो चुका है आपके पसंदीदा शो रणक्षेत्र का। और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। और आज के रणक्षेत्र में हम बात करने वाले हैं जिहादी छांगोल का सपाई कनेक्शन किस तरीके से निकला है। इसकी पूरी जानकारी आज हम आपको रणक्षेत्र के जरिए देंगे। उत्तर प्रदेश में पहले कुछ दिनों से एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। हिंदुओं का नासूर और सरकारी जमीनों पर कब्जे का मुख्य साजिशकर्ता छांगुर पीर उर्फ जलालुद्दीन, जो सरकारी जमीनों पर कब्जा करने और हिंदू समाज को निशाना बनाने की मुख्य साजिश करता है, उसको फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। इस गिरफ्तारी में उसके बेटे और 2 सहयोगी भी शामिल हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ इतना ही था इसका नेटवर्क? लेकिन जवाब है कि नहीं। इस काले साम्राज्य की कई परतें अब तक खुलनी बाकी हैं और कई चेहरे सामने आनी अभी बाकी हैं। वो चेहरे जो छांगुर के एक इशारे पर किसी को भी सेकंडों में हिंदू से मुसलमान बना देते थे। वो गुर्गे जो एक बार कहने पर किसी के भी ऊपर फर्जी केस दर्ज करवाकर उसे जेल भेज देते थे। ऐसे भी लोग हैं जो ये तक ऑन कैमरा दावा करते हैं कि पूरा प्रशासन जिहादी छांगुर के चरण चूमता था। सुदर्शन न्यूज को तो यहां तक भी पता चला है कि छांगुर की नालायक औलाद महबूब मियां की 3 माह पूर्व गिरफ्तारी के बाद पूरे जिले में कुछ लोगों ने घूम घूम कर पीर जिंदाबाद जैसा माहौल भी बनाया था। दुस्साहस की प्रकाष्ठा यहां तक पहुंची थी कि फरारी के दौरान केस की मुख्य अभियुक्ता नसरीन इलाके के एसडीएम की कोर्ट तक हाजिर हुई और वहां से इठलाकर वापस भी लौट गई। फरारी के दौरान छांगुर के कथित पत्रकार अघोषित वकील के भेष में घूम रहे गुर्गे यहां तक कहते हुए सुनाई दिए कि कितने दिन तक योगी सरकार रहेगी, अगली मिलकर सत्ता बदले ही जाएगी और सबसे हिसाब किताब भी चुकता किया जाएगा। लेकिन ठीक वही धमकी जो माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे ने चुनावी रैली में खुलेआम दी थी। अब सवाल तो यह भी उठ रहा है कि ये लोग किसकी सरकार आखिरकार लाना चाहते हैं, जिसके बाद ये ना सिर्फ केस के गवाहों पीड़ितों बल्कि कर्तव्यनिष्ठ पुलिस कर्मियों से भी हिसाब किताब चुकता करेंगे। सुनते हैं एमन रिजवी को, जो इलाके में छांगुर का सबसे बड़ा पैरोकार है, जिस पर कई बड़े मुकदमे दर्ज हैं। इसका दावा तो यह भी है कि इंस्पेक्टर की कुर्सी पर बैठकर न्याय करता है और हाल ही में इसने छांगुर के इशारे पर उतरौला के एक हिंदू को धमकी दी। इस धमकी के पीछे परिवार का पलायन कराने की मंशा मानी जा रही है। यूपी एटीएस की एफआईआर में इसका नाम भी दर्ज है। आपको बता दें कि इसका यह भी दावा है कि बड़े बड़े अधिकारी भी छांगुर के चरण चूमते हैं। अब एसटीएफ और एटीएस की यह जिम्मेदारी है कि वह इनसे अधिकारियों की लिस्ट लें। पहले आप सुनिए। एक आदमी जो 80 साल का 90 साल का आदमी है, जो उतरौला में कई वर्षों से रह रहा है, 2 बार वो प्रधान रहा है रेरा माफी का, उसको बताया गया कि वो 50 रुपए की हैसियत नहीं है, जबकि वो आज 2 बार प्रधान रह चुका है और रेरा माफी में जिसकी कई बीघा जमीन पुश्तैनी है। और वो बुजुर्ग हैं, लोगों को दुआ देते हैं, तो कई हिंदू लोग इनसे दुआ लेते हैं, हम लोग भी लेते हैं, बड़े बड़े अधिकारी भी दुआ लेते हैं। तो इसी क्रम में दूसरा नाम उतरौला निवासी मोहम्मद अहमद है, जो छांगुर का व्यावसायिक पार्टनर है। छांगुर द्वारा मुस्लिम देशों से मंगाए गए अकूत पैसों से यह महाराष्ट्र के लोनावाला में करोड़ों रुपए की जमीनी प्रोजेक्ट पूरा कर रहा है। सुदर्शन न्यूज के पास इस प्रोजेक्ट की एग्रीमेंट की एक्सक्लूसिव कॉपी भी मौजूद है। इस कॉपी में न सिर्फ छांगुर बल्कि उसके साथ जेल भेजे गए जमालुद्दीन और नसरीन भी पार्टनरशिप में है। इसी एग्रीमेंट में एक महिला का नाम भी शामिल है और उस एग्रीमेंट की कॉपी भी हम आपको दिखाएंगे, जिसका नाम संगीता है उस महिला का। आप ये कॉपी देखिए जो टीवी स्क्रीन पर आप देख रही हैं। अब ये जांच का विषय हो जाता है। अब ये जांच का विषय ये भी है कि जैसे नीतू को नसरीन बना दिया गया था, वैसे कहीं संगीता को समरीन तो नहीं बनाया गया। और यह बताया जाता है कि यह किसी बलरामपुर के न्यायिक विभाग में नियुक्त किसी कर्मचारी की पत्नी है। सवाल तो यह भी है कि महाराष्ट्र में टेरर फंडिंग से करोड़ों का प्रोजेक्ट बनता रहा,
और वहां की पुलिस और खुफिया एजेंसियों को इसकी कानो कान तक खबर तक नहीं लगी। और आप ये कॉपी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो कॉपी है लोनावाला एग्रीमेंट की कॉपी। मोहम्मद अहमद अलग अलग थानों में आधे दर्जन से ज्यादा इसके ऊपर केस दर्ज है, जिसमें तमाम अदालतों में एनबीडब्ल्यू से गैर जमानती वारंट भी जारी किए गए हैं। कुछ केसों में मोहम्मद अहमद का जो भाई यासीन भी इसमें नामजद है। आप जो टीवी स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, उसी की तस्वीर है जो कुछ केसों में मोहम्मद अहमद का भाई यासीन का जो नामजद है। मोहम्मद अहमद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये कॉपी भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बहुत अहम जानकारी जो सुदर्शन न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। मोहम्मद अहमद अलग अलग थानों में इसके ऊपर आधे से ज्यादा दर्जन जो केस हैं वो दर्ज किए गए, उन्हीं की कॉपी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम अदालतों में एनबीडब्ल्यू से गैर जमानती वारंट इस पर जारी किए गए। एफआईआर और एनबीडब्ल्यू इसके गुर्गे उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में भी काफी एक्टिव नजर आते हैं। छांगुर द्वारा धर्मांतरित की गई एक लड़की को भी लव जिहाद के जाल में फंसाने वाला ओवैसी की पार्टी AIMIM जिला अध्यक्ष मेराद अंसारी भी था। इसी लड़की के साथ गैंगरेप करने वाला मेराज का अब्बा रियाज अहमद फतेहपुर में समाजवादी पार्टी के टिकट पर सभासद का चुनाव भी लड़ चुका है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। समाजवादी पार्टी का भी यहां पर कनेक्शन निकलकर सामने आया है। रियाज अहमद सभासद का चुनाव लड़ता है, समाजवादी पार्टी के टिकट पर यह चुनाव लड़ा जाता है। तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इस पूरे केस में नाम आने के बावजूद आज तक इस मुद्दे पर ना तो ओवैसी की कोई सफाई आती है और ना ही अखिलेश यादव ने अपने कथित नेता को पार्टी से बाहर किया है। कई सवाल अब उठ रहे हैं, चारों तरफ सवालों की बौछार है। उल्टा ओवैसी ने तो लव जिहादी को खुलेआम फंडिंग भी की है। तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। रियाज अहमद समाजवादी पार्टी से सभासद का टिकट लेकर चुनाव लड़ता है, उसकी तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और अब बाइट भी, प्रतिक्रियाएं भी हम आपको सुनाते, पहले आप वो सुनिए। छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन, जो अपने आप को हजरत जलालुद्दीन के रूप में, पीर बाबा के रूप में प्रोजेक्ट करता है, इसके द्वारा जनपद बलरामपुर के कस्बा उतरौला में एक कन्वर्जन के बड़े नेटवर्क चलाए जाने की बात प्रकाश में आई थी। इसकी जांच STF द्वारा की गई और ये जानकारी हुई कि इस ग्रुप द्वारा इनके एजेंट्स प्रेम जाल में फंसाकर यंग लोगों का धर्मांतरण कराते हैं। इसके अलावा नाबालिग बच्चों का भी इस गैंग ने धर्मांतरण कराया। इस गैंग के 40 अकाउंट्स में विदेशों से 100 करोड़ से अधिक की धनराशि प्राप्त हुई, जिसका इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए किया गया। ये सभी जानकारियों के साथ STF ने एक केस दर्ज कराया, जिसकी इन्वेस्टिगेशन ATS द्वारा की जा रही है। ATS ने आज इसके मुख्य अभियुक्त छांगुर बाबा को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही 3 अन्य अभियुक्त भी गिरफ्तार हुए हैं। इसके आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी है और भी अभियुक्तों के गिरफ्तार होने की संभावना है। ये अपना बलरामपुर के रास्ते से ना, ये छांगुर बाबा कोई नाम का आदमी है, मोहम्मद अहमद है, उसके कांटेक्ट में है। मेरा भाई भी उसके साथ में कांटेक्ट में है। 2 संगीत लोगों को लाके मुझे मेरे घर में फंसा दिया, मुझे मारा, छेता, घर से बाहर निकाल दिया। कस्बे के जिम्मेदार से कई महीने बाद मेरा कोई जिम्मेदार साथ नहीं दिया। पुलिस स्टेशन में गया, एप्लीकेशन दी मैंने, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा उन लोगों ने मेरा ही भाई बना के उन्होंने कहा इसको भाई मानो। अब बताओ जी मैं कहाँ जाऊँ? मैं बहुत परेशान हूँ जी। यहाँ तक कि पूरे बदन में मुझे चोट के निशान है। अब मैं काम भी नहीं कर सकता ऐसे इतना कि जो करके मैं खा सकूँ मैं। तो बाबा योगी के से उम्मीद है कि वो कार्रवाई करेंगे और हाथ जोड़ के विनती है बाबा योगी से कि मेरा यहाँ पे समाधान करे और आतंकवादियों को मेरे घर से निकाले, मेरा जो संपत्ति है उनको मेरे सुपुर्द किया जाए।
तो अब सीधा चर्चा में हम जाते हैं। तमाम सवालों के जवाब आज सुदर्शन न्यूज लेगा। हमारे साथ तमाम मेहमान, तमाम पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं जो तमाम सवालों का आज जवाब देंगे। हमारे साथ छांगोर गिरोह की पीड़िता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, हमारे साथ भारत सरकार के इंस्पेक्टर जुड़ चुके हैं, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अवरल मलिक जी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ अशोक यादव जी सपा से प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर शहाबुद्दीन जी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ हिंदूवादी नेता अरुण कृष्णा जी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट आज मौजूद है। लेकिन सबसे पहले मैं सवाल करना चाहूंगी उस पीड़िता के साथ जिसके साथ ये पूरी घटना हुई है। छांगुर गिरोह के जो सपा नेता रियाज अहमद का नाम जिसमें सामने आ रहा है, जो सुदर्शन न्यूज लगातार आवाज उठा रहा है कि किस तरीके से इस पूरे गिरोह पर सपा का कनेक्शन निकलकर सामने आया है। सीधा उनसे ही हम बातचीत करेंगे और उनसे ही हम तमाम सवालों के जवाब लेंगे। औरैया से हमारे साथ ये जुड़ी हुई हैं, उनसे मैं सवाल करना चाहती हूँ। आप मुझे ये बताइए किस तरीके से आपको परेशान किया गया, किस तरीके से आपको बहलाया फुसलाया गया, किस तरीके से आपको फंसाया गया, क्या कुछ पूरी घटना रही उसको आप एक बार बताइए। आपका माइक म्यूट है, आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, एक बार अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। चलिए, हमारे साथ भारत सरकार से इंस्पेक्टर साहब भी जुड़े हुए हैं। इंस्पेक्टर जी, आप भी कहीं ना कहीं पीड़ित रहे हैं, कई बार आपको भी डराया धमकाया गया है, घर खाली करने के लिए कहा गया है, कई सारी घटनाएं जो है, आप भी कहीं ना कहीं इन सब चीजों से छंगुर किस तरीके से पीड़ित किया है उसकी जानकारी हमारे एक बार दर्शकों को भी दीजिए। क्या कुछ झेला, क्या कुछ देखा आपने? जी मैडम नमस्कार। जी नमस्कार मैडम, क्या है कि मेरा घर जहाँ पर है अभी वो लगभग 3000 मुस्लिमों से घिरा हुआ अकेला हिंदू परिवार है। पूरे मोहल्ले में 2 मोहल्ले हैं, वहाँ पे पूरा अकेला हिंदू परिवार है। और मैं भारत सरकार में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हूँ और मेरी पत्नी आरपीएफ में है। और ये जो गिरोह है, ये लोग मिलके अलग अलग एफआईआर, झूठी एफआईआर करवाते हैं मेरे सभी परिवारजनों के नाम से, ताकि हम वहां से घर छोड़ के चले जाएं कैसे भी। तो लगातार नाम भी लेते हैं और डराते भी हैं, हम मरवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस तरीके की बातें करते हैं ये। और अभी हाल ही में फिर से एक और एफआईआर लिखवा दी है, सारी की सारी झूठी है, इनकी पूरी की पूरी जांच करवाई जानी चाहिए। और जांच में भी मतलब अगर कुछ मेरे विरुद्ध निकलता है तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो, जबकि जब वहां हम मौजूद ही नहीं थे तो वो लोग हमारे ऊपर ऐसे उल्टे सीधे आरोप लगा देते हैं, हमारी नौकरी छीनने का दबाव बनाते हैं, हमको घर से भगाने का दबाव बनाते हैं और घर बेचने का दबाव बनाते हैं लगातार। वहां की जो पुलिस है, जो उस समय पर तैनात थे, रामलाल सोनकर दरोगा थे और निर्भय सिंह इंस्पेक्टर थे, इन लोगों ने भी उन लोगों का साथ दिया। जो गैंग है ना, जो हम लोगों को धमकाता है, उनका ही साथ दिया। और अभी भी हम उससे कहीं ना कहीं इतनी बुरी तरीके से प्रताड़ित हैं कि हमको घर जाने में भी डर लगता है। हमारे मम्मी पापा घर छोड़ चुके हैं और हम 10 सालों से मतलब सरकारी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ में पुलिस ऐसा व्यवहार कर रही है कि हमको कहीं का नहीं छोड़ रही है। बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर इंस्पेक्टर साहब खड़ा हो जाता है। जिस तरीके से आपने कहा कि हम भारत सरकार में कार्यरत हैं, आप वर्दी पहनते हैं, आपकी पत्नी वर्दी पहनती है, उसके बाद भी इतना खौफ, इतना डर उस छांगुर ने फैला कर रखा है, इतनी दहशत फैला कर रखी है कि आपको डराया धमकाया जा रहा है। जी मैडम, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और लगातार मतलब इनको पुलिस का सपोर्ट भी मिला है उस समय। अभी के वर्तमान में जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं वो थोड़े अच्छे हैं, नीरज जादौन जी हैं, वो मतलब अच्छे हैं, इसलिए उन्होंने जांच को दोबारा करवाया। लेकिन वो गिरोह नाम नहीं, मतलब रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार एफआईआर पे एफआईआर की अर्जी देते जा रहे हैं। और असल में उन्होंने क्या किया, मेरे भाई को निशाना बनाया। मेरा छोटा भाई है, वो थोड़ा लोगों पर जल्दी विश्वास कर लेता है, उसके जरिए मेरे पूरे खानदान को फंसा दिया। उसमें मेरे मम्मी
तक के ऊपर एफआईआर करवा दिया। मेरी माता जी जिनका इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, मेरे पिताजी जो मेरे साथ में रहते हैं, जहां मैं नौकरी करता हूं वहां रहते हैं, लेकिन लगातार वो लोग ऐसा दबाव बनाते आए हैं कि हम लोग को जीने नहीं दे रहे हैं। वहां पे हमको घर छोड़ना पड़ा है। ये समझ लीजिए कि वहां पर हमको घर जाने में भी डर लगता है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, जैसे ही घर जाओ तो वो उस दिन और तारीख याद करके कहीं ना कहीं कुछ घटना बना देंगे कि इन्होंने हमको मारा पीटा, गाली गलौज किया, या कुछ भी उल्टी सीधी ऐसी घटनाएं बना देंगे कि कैसे भी करके एफआईआर लिखी जाए। और चलिए बिल्कुल, तो दर्शक हमारे देख रहे हैं, हर एक सवाल का हम जवाब ले रहे हैं कि इस छांगुर ने कितनी दहशत फैला कर रखी है। जो वर्दी पहनते हैं, जिनकी पत्नी वर्दी धारण करती है, उसके बाद भी इतनी दहशत फैलाई जाती है। हालांकि हमारे साथ पीड़िता भी जुड़ चुकी है, उनसे भी जवाब लेंगे। आप मुझे ये बताइए, कौन सा वो सपा नेता है जिसने आपके साथ बलात्कार किया, उसकी पूरी करतूत आप बताइए, क्योंकि सपा के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी पता होना चाहिए। जी जी, उनका नाम रियाज अहमद है, फतेहपुर के सपा की पार्टी से हैं। उन्होंने उनका लड़का आता था मेरे घर पे, रुद्र शर्मा नाम बता के। उसका असली नाम मेराज अंसारी है और वो ओवैसी की पार्टी का जिला अध्यक्ष था फतेहपुर का। और जब जो सपा के नेता हैं रियाज, वो जब हम प्रेग्नेंट नहीं होते थे तो कहते थे, उसको डांटते थे, मेराज को कहते थे अब हम इसके साथ शारीरिक संबंध बनाएंगे, ऐसे ही टॉर्चर करते रहते थे। अशोक यादव जी, कुछ है आपके पास कहने के लिए? कुछ कहेंगे आप? आपकी ही पार्टी का रियाज अहमद इस तरीके की घिनौनी हरकत करता है, आपकी पार्टी से कनेक्शन निकलता है, बलात्कार किया जाता है और आपकी पार्टी से उसको टिकट दिया जाता है। अशोक जी कुछ कहेंगे? जी देखिए शिवांगी जी, जो नाम आप अपने चैनल पर दिखा रहे हैं रियाज अहमद, हाँ, वो हम लोगों ने पता किया, वो हमारी पार्टी में रियाज अहमद नाम का कोई व्यक्ति है नहीं वहां पर। रियाज अहमद नाम का जिसको आप बता रही हैं, उस प्रोफाइल का कोई व्यक्ति हमारे पार्टी में नहीं है। और अगर इस नाम का कोई व्यक्ति होगा तो हो सकता है कि किसी और पार्टी में होगा, हमारे यहाँ नहीं इस नाम का कोई व्यक्ति है। अगर इस नाम का कोई व्यक्ति हमारे यहाँ होता भी तो उसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई हम लोग कर देते। अब तक उसको बचाने का प्रयास नहीं करते। हम लोग ऐसी पार्टी नहीं है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे लोग और तमाम धाकड़ जैसे लोग और न जाने कितने लोग, कुलदीप सेंगर जैसे लोग भाजपा में समाहित हैं और बलात्कार के आरोपी हैं। अशोक जी, आपको एक पोस्टर दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, सुदर्शन न्यूज की टीवी स्क्रीन पर वो पोस्टर चल रहा है। उस पोस्टर को आप एक बार गौर से देखिए, आप शायद समझ पाए और शायद उसको पहचान भी पाए। जो अभी आप नकार रहे हैं, एक बार आप पहचान भी पाए। एक बार उस पोस्टर को देखिए, टीवी स्क्रीन पर है हमारी। जी देखिए, ऐसा है शिवांगी जी, जी पोस्टर छपवाने के लिए कोई पार्टी से लिखित में प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं होती है। हमारा मन किया, अगर हमको जिला पंचायत लड़ना, हमको विधानसभा लड़ना है, तो हम जाएंगे, पोस्टर वाले को पैसा देंगे, भैया ऐसे ऐसे प्रोफाइल है, इनका फोटो छाप दो, इनका फोटो छाप दो, हो गया। अरे अशोक जी ठीक है, अशोक जी आप कह रहे हैं कि ये हमारी पार्टी से ताल्लुकात नहीं रखता है। अगर ये फर्जी पोस्टर है तो क्या आपकी पार्टी इस पर कोई केस दर्ज करेगी? देखिए ऐसा है शिवांगी जी, आप चूंकि मुझे लगता है कि इसको थोड़ा अशोक जी आप देख पा रहे होंगे उस पोस्टर पर मोबाइल नंबर भी है। मोबाइल नंबर नीचे दिया हुआ है, अखिलेश यादव की बाकायदा फोटो उस पर है, रियाज अहमद नाम है, फोन नंबर उस पर है, आपकी पार्टी का साइन भी वहां पर है। जी अशोक जी देखिए शिवांगी जी, इस तरह से हजारों पोस्टर हर जिले में हर पार्टी के लोगों के लगे रहते हैं, तो ये पोस्टर से कोई मतलब नहीं, इस पोस्टर से कोई कनेक्शन साबित नहीं कर सकता कि कौन किस पार्टी का है। तमाम ऐसे पोस्टर निकलते हैं जिसमें योगी जी, मोदी जी की फोटो होते हैं, बाद में पता चलता है कि वो आदमी एक नंबर का बलात्कारी है, एक नंबर का हत्या है, एक नंबर का क्रिमिनल है। तो फोटो से आप साबित नहीं कर सकते, भाई साहब आप बताइए, पोस्टर से साबित नहीं कर सकते, पोस्टर से साबित नहीं कर सकते कि कौन व्यक्ति, अगर हमारे पार्टी से उसके पास कोई हमारी पार्टी की सदस्यता होगी ना शिवांगी जी, सदस्यता रसीद हम लोग देते हैं। अशोक जी अगर रियाज अहमद आपकी पार्टी से चुनाव लड़ा होगा तो क्या आप टीवी चैनल पर माफी मांगेंगे? सुदर्शन न्यूज पर आप माफी मांगेंगे झूठ बोलने के लिए? अशोक जी
देखिए चुनाव जब लड़ा होगा तब लड़ा होगा। आज के डेट में वो व्यक्ति हमारे ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई? पहले आप कह रहे कि हमारी पार्टी से नहीं है, फिर आप कह रहे चुनाव लड़ा होगा तो लड़ा होगा। अगर उसे जिताने का आपने प्रयास नहीं, आपको खुद ही नहीं पता है कि आपकी पार्टी में है कौन कौन नहीं है, कौन चुनाव लड़ रहा है। नेता है, आप खुद झूठ बोल रहे हैं। लड़ा होगा तो लड़ा होगा। ये क्या बात हो जाती है अशोक जी? आप अपनी बात पर ही अडिग नहीं है, आप अपनी बात पर ही अडिग नहीं है। वो पोस्टर भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में करेंगे, जनता देख रही है, करोड़ों दर्शक देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज के चुनाव का बर्ताव। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरकार का बयान दे रहे हैं, जिम्मेदारी के साथ स्पष्टीकरण प्रदान करना चाहिए। कौन सा चुनाव लड़ा तेरा बताइए, कौन सा चुनाव लड़ा था भाई? सभासद के चुनाव के लिए हम लोग टिकट नहीं देते। अशोक जी टीवी स्क्रीन पर बाकायदा वो पोस्टर दिखा रहे हैं। आप एक बार उस पोस्टर को पढ़िए, सुन लीजिए आप। देखिए शिवांगी, आपके पीछे जो चुनाव चिन्ह साइकिल का चुनाव चिन्ह जो है वही उस पोस्टर पर चुनाव चिन्ह है। आप एक बार नजर तो डालिए, आप एक बार उस पोस्टर को तो पढ़िए। मैडम ऐसे सुन लीजिए, ऐसा पंचायत चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो आप चला रही हैं, तमाम ऐसे लोग जो हमारे पार्टी के नाम से पोस्टर लगा करके वोट मांगने के लिए इस तरह काम करते हैं, उसके पास हमारे कोई वेरिफिकेशन, हमारा कोई टिकट क्या, जो हम लोग टिकट, जो हम लोग एक फॉर्म देते हैं प्रत्याशी। समाजवादी पार्टी का व्यक्ति है, सम्मानित सदस्य आपका है। चलिए अविरल जी क्या कहेंगे? अशोक जी ने तो नकार दिया, हमारी पार्टी का नहीं है। अविरल जी आप क्या कहेंगे? बिना पार्टी के, बिना पार्टी की अनुमति के कोई व्यक्ति प्रत्याशी नहीं लिखा सकता। अशोक जी आपके यहाँ तमाम ऐसे प्रत्याशी होंगे। धाकड़ को जानते हैं कि नहीं आप? धाकड़ को जानते हैं? इस मुद्दे पे आप चर्चा के बारे में जानते हैं? मत। मनोहर लाल धाकड़ का कोई संबंध भारतीय जनता महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामले में कोई संबंध नहीं है। भाजपा से बड़ा तो कोई है ही नहीं, पूरे विश्व में नहीं। अशोक जी आप मुद्दे से भटक रहे हैं। अशोक जी मुद्दे से भटक रहे हैं, मुद्दे से मत भटकिए। के बलात्कारियों को जानते हैं आप? मुद्दे से मत भटकिए अशोक जी। बीएचयू के जो भाजपाई बलात्कारी हैं उनके नाम का पता है आपको? देखिए मैं एक एक करके स्पष्ट कर देता हूँ। जिस प्रकार की बात अशोक यादव जी कर रहे हैं, इनकी आवाज थोड़ा ब्रेक होकर आ रही है, कट के आ रही है, लेकिन जिस प्रकार की अशोक जी आप बात कर रहे हैं उसमें प्रत्याशी लिखा हुआ है, आपकी पार्टी से प्रत्याशी आपका, उसमें एक तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का पोस्टर है, उसमें उसका फोटो लगा हुआ है। अशोक जी हमारे साथ पीड़िता जुड़ी हुई है, आपकी पार्टी कितना उनको सहयोग देगी? यहाँ पर आप नकार दे रहे हैं अशोक जी। शिवांगी जी, सड़कों पर तमाम ऐसे अपराधी, गुंडा, बलात्कारी मोदी योगी का फोटो लगा के पोस्टर लगा के होली, दिवाली, दशहरा, रमजान, तो क्या उसको हम लोग मान ले भाजपा के हैं? बताइए आप कोई जिला पंचायत चुनाव लड़ रहा है? अशोक जी यहाँ पर गलती आपकी नहीं है, क्योंकि आपकी पार्टी के मुलायम सिंह यादव जी भी यही कहते हुए आए कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती है, और आप भी वही गलती कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहा था वो, आप भी वही गलती कर रहे हैं अशोक जी। उसमें प्रत्याशी लिखा हुआ है, प्रत्याशी कैसे लिख दिया गया? बिना पार्टी की अनुमति के प्रत्याशी को लिखा ही नहीं जा सकता। प्रत्याशी एक अलग चीज है, फोटो लगना एक अलग चीज है। देखिए आपको समझने की जरूरत है। क्या आपकी पार्टी पर इस पर केस दर्ज करेगी, केस करवाएगी, अगर आप कह रहे हैं कि हमारी पार्टी से नहीं है? शिवांगी जी मैं आपको बता दूं, हमें मुझे लगता है भाजपा साथी को भी नहीं पता है। देखिए जो त्रिस्तरीय चुनाव होते हैं, जिला पंचायत के चुनाव होते हैं, ग्राम प्रधानी के चुनाव होते हैं, इस तरह चुनाव होते हैं, इसमें व्यक्ति क्या होता है कि पार्टी का फार्म नहीं जी इसको इश्यू किया जाता है, ये अपने मन से लगा लेते हैं कि हम भी सभा के हैं, हम भी सभा के हैं, वो भाजपा के हम भाजपा के, ऐसे भाजपा का 10 प्रत्याशी मिल जाएंगे आपको। चलिए हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर मौलाना शहाबुद्दीन जी भी जुड़े हुए हैं। शहाबुद्दीन जी, छांगुर की जो करतूत सामने आई है, क्या कहते हैं आप? आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है? क्या फतवा जारी करवाएंगे? देखिए ये जलालुद्दीन जिला बलरामपुर के उतरौला कस्बे का रहने वाला, और जिस तरीके से तब्दीली मजहब के मामलात में उसका नाम इन्वॉल्वमेंट हुआ और फिर पूरा एक गिरोह सामने आया है, तो जाहिर बात है कि ये गलत है और मैं इसकी निंदा करता हूँ, मजम्मत करता हूँ कि भारत में ही नहीं बल्कि मजहब इस्लाम में भी जोर जबरदस्ती से लालच देकर, प्रलोभन देकर के किसी का मजहब तब्दील नहीं कराया जा सकता, और अगर इस तरह कोई करता है तो वो जुर्म के दायरे में आता है।
तो जमालुद्दीन ये कर रहा था तो इसलिए वो मुजरिम है और उसको जरूर सजा मिलना चाहिए। मगर साथ ही साथ में इस बात को भी देखना चाहिए कि ये काम जो है वो कोई 1 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में नहीं हो रहा था, बल्कि ये काम तो लगभग सालों से चल रहा होगा। जब सालों से चल रहा था तो हुकूमत की जो हुकूमत के एहलकार हैं, हुकूमत के अधिकारी हैं, पुलिस है और हुकूमत के बहुत सारे हाथ, पैर और आंख हैं, वो क्या कर रही थी? उन्होंने इस पर क्यों नजर नहीं रखी? जबकि जिस पीड़िता का बयान आप दिखा रहे हैं, ये पीड़िता अभी दोपहर में लगभग 1 बजे के आसपास इस पीड़िता ने बताया, इस पीड़िता के साथ में हमारी हमदर्दी है, इसके साथ में गलत हुआ, ज्यादती हुई और मेरी हमदर्दी इसके साथ में है। जिन लोगों ने गलत किया उनको सलाखों के पीछे जाना चाहिए। इसी पीड़िता ने दोपहर में एक बयान दिया था एक चैनल पे और ये कहा था कि हमारे पापा ने 6 महीना पुलिस में जाकर के रिपोर्ट दी, तहरीर दी, मगर वो रिपोर्ट नहीं लिखी गई। पुलिस और चौकी और घर के चक्कर इसके पिता, इस पीड़िता के पिता चक्कर लगाते रहे, मगर पुलिस ने सुनवाई नहीं की। पुलिस ने सुनवाई क्यों नहीं की? ये शासन और प्रशासन का फेलियर है और ये नाकामी है हुकूमत की। हुकूमत जब ये कहती है हम बहुत चाको चौबंद है, जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं, तो कहां है जीरो टॉलरेंस? कहां है कहां है कानून व्यवस्था? कहां है तब चीजें? कहां है हुकूमत? शहाबुद्दीन जी, अगर प्रशासन इतना सख्त नहीं होता ना तो छांगुर अभी उन्हीं बच्चियों को फंसा रहा होता जो कि आज जेल के अंदर है, गिरफ्तार हो चुका है, जिस प्रशासन की आप बात कर रहे हैं। जब प्रशासन 6 महीने कहा था, 6 महीने वो पीड़िता के बाप जो है वो थाने के चक्कर लगा रहे थे और पुलिस सुनवाई नहीं दे रही थी। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो ये पीड़िता आपके स्क्रीन पे मौजूद है, पूछ लीजिए। अभी दोपहर में उन्होंने यही बात कही थी, मैं बैठा था, मेरे साथ में इन्होंने ये बात कही थी, मुझे याद है। इसलिए मैं आपको दोबारा दोहरा रहा हूं, पुलिस और पुलिस अधिकारी कहां थे? ये एटीएस कहां थी? हुकूमत के एहलकार कहां थे? ये जबकि ये धंधा, ये काला धंधा, गोरख धंधा, नापाक धंधा सालों से चल रहा था, इस पर लगाम क्यों नहीं लगाई गई? लेकिन अब तो गिरफ्तार हो गया है ना, गिरफ्तार हो गया है क्या? अब आप योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी आदित्यनाथ की अब तारीफ करेंगे अगर वो गिरफ्तारी हुई है तो? देते हैं क्या? ठीक है, गिरफ्तारी हो गई, अच्छी बात है, गिरफ्तारी होना चाहिए। गलत काम करने वालों का नतीजा गलत होता है और उनकी जगह जो है सलाखों के पीछे होती है। पुलिस प्रशासन की जो आप बात करें, पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से सतर्क है, तो देखिए, पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से कठोरतम कार्रवाई। चलिए अमरल मलिक जी, जवाब दीजिए इनकी बात का। सुरक्षा एजेंसियां कहां पर थी इतने समय से? ये पुलिस है आपकी, आप कहते हैं पुलिस हमारी बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव है। डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार में पीड़िता को 6 महीना चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। लेकिन जो आपको बात करनी चाहिए, जिन तथ्यों की आपको बात करनी चाहिए, जिन तथ्यों की आपसे उम्मीद थी, आप उस पर बात नहीं करना चाहते, केवल आप समाज को भ्रमित कर रहा काम कर रहे हैं। इसलिए मौलाना साहब आपसे निवेदन है, पुलिस प्रशासन को टारगेट करना छोड़िए, जो आपको तथ्यों की बात या करनी चाहिए उस पर आप बात करिए। आखिर उन लोग के खिलाफ आप क्यों नहीं बोलते जो इस प्रकार के घिनौने काम करते हैं? उन लोग के खिलाफ आपको बोलना चाहिए। देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं, आप बीच में मत बोलिए, ये डिबेट का तरीका नहीं है। ये डिबेट का तरीका नहीं है कि बीच में आप इंटरफेयर करेंगे। अगर मैं आप बोलने लगेंगे, मैं बीच में इंटरफेयर करूंगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं फिर आपको बोलने नहीं दूंगा। ये डिबेट का तरीका नहीं है, ये डिबेट का तरीका नहीं है, फिर मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। अभी आपकी बारी आएगी बोलने की तो मैं आपको इंटरफेयर करूंगा, आपको बोलने नहीं दूंगा। चलिए ठीक है शहाबुद्दीन जी, अवरल जी बने रहिए हमारे साथ। इसके बाद हम हिंदूवादी नेता अरुण कृष्णा भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी प्रतिक्रिया लेंगे। अरुण कृष्णा हमारे साथ बने हुए हैं। कृष्णा जी क्या कहेंगे? लगातार इस तरीके के मामले सामने आते हैं और जिस तरीके से हिंदू बेटियों को बहलाया फुसलाया गया है, क्या प्रतिक्रिया आपकी रहती है? क्या कहेंगे आप ऐसे मामलों को लेकर? शिवानी जी, किसी के बीच में बोला नहीं और बड़े धैर्य से सुना है और मैं चाहूंगा कि कोई मेरे बीच में न बोले। जिस गाड़ी में लगा हो सपा का झंडा, उसमें बैठा होगा कोई अतीक अंसारी रियाज अहमद नाम का गुंडा, जिसका मुखिया ये कहता हो बलात्कार जैसे जघन्य अपराध पे कि ये तो बच्चों से गलतियां हो जाती है, बलात्कार हो जाता है, बच्चों से गलतियां हो जाती है। उस पार्टी का एक व्यक्ति बैठे यहाँ पर दूसरे पार्टी के बारे में अनाप शनाप बक रहा है। तीसरी बात, अपनी जबान थोड़ा सा कंट्रोल करके बात करो भाई, हिंदूवादी नेता
मनुवादी हिंदुवादी नेता जब आप सवाल बात करो किसके बारे में क्या बोल रहे हैं? हिंदुवादी भी है, लेकिन हम मुल्लावादी नहीं है आपकी तरह। मनुवादी मुल्लावादी नहीं है। बैठे हो आप आराम से सुन लीजिए अशोक जी, सुन लीजिए जरा उनकी बात। आपकी तरह वैचारिक गुलाम नहीं है। नहीं, इतना जहर कैसे आता है यार आप लोग के दिमाग में? क्यों इतना जहर बोलते हो? जहर तुम लोगों ने बोया है, क्यों इतना जहर बोलते हो? कार्यक्रम की बात रखते हो नहीं, अपनी बात को सही शब्दों में नहीं रख सकते। अपनी बातों को सही शब्दों में रखने का तमीज नहीं पता है, ये नहीं तमीज पता है कि टीवी पे कैसे बैठ बोलते हैं। जहर फैलाने के लिए आते तुम लोग हिंदू नेता बन के इस गाड़ी में लगा हो टीवी पे जो होगा कोई अशोक जी सुन लीजिए, अशोक जी उन्होंने भी आपकी बात को बहुत अच्छे से सुना है, बीच में दखल नहीं दिया। आप भी उनकी बात को सुनिए। जैसे बात कर रहा है हिंदुवादी नेता, ये तो जहरीलावादी नेता लग रहा है भाई। हिंदुवादी ना, अरे ये जहर बोला भाई। बिके हुए लोगों, तुम्हारा ईमान बिक चुका है। तुम हिंदू नहीं हो, कलंक को हिंदुओं के नाम पे बिक चुके हो तुम मुसलमानों के हाथों। आज तुम वोट बैंक की राजनीति के लिए तुमने भगवान कृष्ण को त्याग दिया, मथुरा त्याग दिया, राम मंदिर त्याग दिया। कितने गंदगी बात बोल रहे हो? अंदर से मरे हुए जहरीली बातें नहीं बोलते टीवी पे। इतने आत्महीन जो लोगों अंदर गंदगी उसके अंदर रखो, के लिए क्या क्या करोगे? लोगों के अंदर बुरा मैसेज जाता है। करोगे जो तुम्हारे अंदर गंदगी है ना, उस गंदगी को अपने अंदर रखो, सत्ता के लिए क्या क्या करोगे? सत्ता के लिए क्या क्या करोगे? गंदगी फैलाओगे सत्ता के लिए? सफाइयों सत्ता के लिए अशोक जी चलिए, आपको इनकी बातें जहरीली लग रही हैं, इनकी बातें आपको जहरीली लग रही है। मेरा आपसे सवाल है, रियाज अहमद जिसका नाम सामने आया है, सपा कनेक्शन जिसका सामने आया है, हमारे चैनल पर पीड़िता है जिन्होंने पूरी आप बीती घटना यहाँ पर बताई है। अगर रियाज अहमद को प्रशासन गिरफ्तार कर लेती है और सपा कनेक्शन सामने आ जाता है पूरे देश के सामने, जिसको आप नकार रही है, तो फिर आप वाहवाही करेंगे, फिर आप बोलेंगे कि सही हुआ है, सही गिरफ्तारी हुई है, या फिर आप फिर ये कहेंगे कि मुस्लिमों के साथ गलत करती है बीजेपी पार्टी, मुस्लिमों के साथ गलत हो रहा है? क्या फिर भी आप यही कहेंगे? अपना रसातल में गिर चुके सफाई मुसलमानों की। एक मिनट कृष्णा जी, अशोक जी से इस बात का जवाब लेना चाहती हूँ। अशोक जी जवाब दीजिए। सवाल पूछिए। मुझे लग रहा है आपने मेरी बात को सुना नहीं है। मैं एक बार फिर से अपना सवाल दोहराती हूं। रियाज अहमद जिसका नाम सामने आता है, जिसने बलात्कार किया है, पीड़िता हमारे साथ मौजूद है। सुदर्शन की टीवी स्क्रीन पर आज के शो रणक्षेत्र में उन्होंने सारी अपनी आपबीती बताई है, सभी ने उनकी बात सुनी है। रियाज अहमद उसका नाम है, सपा का कनेक्शन उसका निकल रहा है, सपा कनेक्शन निकलता है, लेकिन आप इस बात को नकार रही हैं। अगर प्रशासन रियाज अहमद को गिरफ्तार करती है और ये बताती है कि सपा कनेक्शन ये सही है, जिस बात को आप नकार रहे हैं, उसकी गिरफ्तारी होती है, उस पर एक्शन लिया जाता है, तो क्या आप तब सरकार की वाहवाही करेंगे कि सही एक्शन लिया गया, सही कदम उठाया गया सरकार की तरफ से? सुन लीजिए, या फिर अशोक जी आप तब भी यही कहेंगे कि मुस्लिमों को परेशान किया जा रहा है, बीजेपी पार्टी मुस्लिमों के खिलाफ है, उनको परेशान किया जा रहा है, या फिर आप वाहवाही करेंगे कि सही कदम है? एक सांत्वना तो दीजिए, पीड़िता हमारे साथ मौजूद है आज के कार्यक्रम में, उनको बताइए तो कि आपकी पार्टी उनके साथ है, आपकी पार्टी उनके साथ है। देखिए शिवांगी जी, मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से जो हमारी पीड़िता बहन है उसके साथ पूरी संवेदना मेरी है, मेरी पार्टी की है, और जो इनका शोषण किया है, शोषण किया है, इन पीड़िता को कितने पैसे देने जा रहे हैं अखिलेश जी? संबल के आतंकवादियों को 5-5 लाख रुपए बांटे थे, आतंकवादियों को, संबल के आतंकवादियों को। अशोक जी चलिए ऑन कैमरा सुदर्शन न्यूज के शो में आज आप बैठिए रणक्षेत्र में, आज ऑन कैमरा आप डिमांड करिए कि योगी सरकार जल्द से जल्द रियाज अहमद को गिरफ्तार करे, आप डिमांड करिए। देखिए शिवांगी जी, मेरी बात नहीं हो पाई थी, मैं यही कह रहा था कि पीड़िता बहन के साथ हमारी पार्टी, हमारी संवेदना है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, आपने मेरे सवाल को फिर नकार दिया जैसे पहले। कृष्णा जी आप थोड़ा 1 मिनट शांत रहिए, इनसे मुझे जवाब लेना है। अशोक जी आपसे फिर मैं सवाल पूछती हूँ,
सुदर्शन न्यूज की टीवी स्क्रीन पर आज शो में आप मौजूद हैं। आप ऑन कैमरा डिमांड करिए योगी सरकार से। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। आप डिमांड करिए कि रियाज अहमद की गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाए। डिमांड करिए आप। शिवांगी जी, रियाज अहमद हो चाहे कोई भी अहमद हो, चाहे कोई सुला हो, कोई भी हो, अगर इस तरह बहन का शोषण अगर कोई कर रहा है तो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। उस गिरफ्तारी का हम लोग समर्थन कर रहे हैं। अरे कितने लाख रुपए दे रहे हो? आपने संबल के आतंकवादी को 5 लाख रुपए दिए, बहन को कितने पैसे देने वाले? सफाई ये बताओ बस। आतंकवादियों के संबल के आतंकवादियों को उनके वोट बैंक के लिए नीचे गिर के धरातल में रसातल में अशोक जी, आपकी पार्टी के नेता क्या पीड़िता से मिलने जाएंगे? आपकी पार्टी के नेता क्या उनसे मिलने जाएंगे? अशोक जी, शिवांगी जी देखिए, मुझे इस बात का कष्ट है कि आप जिसको हिंदूवादी नेता जिसके आगे लिखी वो एक बहन की इज्जत की कीमत लगा रहा है। ऐसे सर को ना कोई बात ही नहीं हो सकती। आपने उन आतंकवादियों की कीमत लगाई थी। कीमत लगा रहे आपने कितना कहना आदमी हो यार, हिंदुओं को मार के कितने गंदे आदमी हो यार। एक बहन की इज्जत लूट लिया, उसका मूल्यांकन पैसे से कर रहे हो। चलिए ठीक है, अमरल मलिक जी के पास आना चाहूंगी। मलिक जी, सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी? छांगुर जैसा जिहादी इतने दिनों से इतना बड़ा नेटवर्क चला रहा था, कहां थी सुरक्षा एजेंसियां, कहां था प्रशासन? अमरल जी, सवाल आपसे। नहीं, देखिए, जहां तक विषय उत्तर प्रदेश की सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का जहां तक विषय है, और जिस प्रकार से अशोक यादव जी यहाँ मौजूद है और यहाँ मौलाना साहब मौजूद है, ये पुलिस प्रशासन की बात कर रहे थे, पुलिस प्रशासन पे आरोप लगाने का काम कर रहे थे। पुलिस प्रशासन निश्चित रूप से कठोरतम कार्रवाई करती रही है और कठोरतम कार्रवाई होगी। किसी अपराधी को नहीं बख्शा जाता उत्तर प्रदेश में, किसी जिहादी को नहीं बख्शा जाता, किसी जिहादी को नहीं बख्शा जाएगा, किसी राष्ट्रद्रोही राष्ट्र विरोधी को नहीं बख्शा जाएगा, और किसी प्रकार से किसी क्रिमिनल का उत्तर प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। इस चीज को स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए। लेकिन 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा था? अखिलेश यादव जी के नेतृत्व वाली सरकार थी उत्तर प्रदेश में, और एक वर्ग का साथ, एक वर्ग का विकास, एक वर्ग को तन समर्पित, एक वर्ग को मन समर्पित, एक वर्ग को धन समर्पित, एक वर्ग को संगठन समर्पित, एक वर्ग को पार्टी समर्पित, एक वर्ग को राजकोष समर्पित, एक वर्ग के लिए पूर्ण रूप से सरकार चल रही थी। पुलिस प्रशासन एक वर्ग के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता था, वो भी स्पष्ट रूप से सबने देखा। मैं सोचता हूं आदरणीय अशोक यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में मौजूद है, इन्हें स्पष्टीकरण प्रदान करना चाहिए। और तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर जनता जानती है कि उत्तर प्रदेश की सरकार किसी जिहादी को, किसी आतंकवादी को, किसी अपराधी को नहीं बख्शेगी, और इस मामले में स्पष्ट रूप से न्याय होगा, न्याय होना चाहिए। लेकिन अशोक यादव जी वोट बैंक पॉलिटिक्स के आधार पर चल रहे हैं। मौलाना साहब यहां मौजूद है, वो स्पष्टीकरण नहीं देना चाहते, और समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से वोट बैंक की राजनीति कर रही है कि वोट बैंक ना छिटक जाए। मैं सोचता हूं ये बहुत ही दुखद है, शर्मनाक है, निंदनीय है। मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूं जो समाजवादी पार्टी का शहाबुद्दीन जी से सवाल होंगे। शहाबुद्दीन जी, क्या आप मानते हैं कि लालच देकर, बेला फुसलाकर धर्मांतरण करवाना इस्लाम की शिक्षा के खिलाफ है? क्या आप मानते हैं? देखिए, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पूरी जीवनी पढ़ जाइए, पूरी सीरत पढ़ जाइए, कहीं भी इस तरह का कोई एक वाकया आपको नहीं मिलेगा कि वहां पर जो है किसी को बहलाया गया, फुसलाया गया, दबाव दिया गया, लालच दिया गया। कहीं भी किसी तरीके से आपको कोई वाकया नहीं मिलेगा। और पैगंबर इस्लाम तो मना करते थे कि किसी को प्रेशर दे करके, दबाव दे करके या लालच दे करके धर्म में तब्दील ना कराया जाए। खुद हमारा संविधान भी इस बात को स्पष्ट नजरिए के साथ में कहता है कि अगर किसी ने लालच प्रलोभन दिया, दबाव दिया, तो ये कानून के खिलाफ होगा। और हम भी इसी बात को मानते हैं, और यही हम आपके सुदर्शन चैनल के माध्यम से हम यही आपको कह रहे हैं कि दबाव के जरिए, लालच दे करके, प्रलोभन दे करके ठीक है, हमारे साथ पीड़िता भी मौजूद है। मैं उनसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपकी योगी सरकार से क्या मांग है? जी, योगी सरकार से कि मेराज के घर वाले और जो उसके अब्बू हैं रियाज अहमद, उनकी गिरफ्तारी हो जाए बस। इंस्पेक्टर जी, आपकी क्या कुछ मांग है योगी सरकार से? क्या चाहते हैं आप? जी,
मैडम मेरी मांग ये है कि मतलब जितने भी फर्जी केस लिखाए जा रहे हैं उनमें सही से जांच पड़ताल करके अगर एफआईआर झूठी पाई जाती है तो उनके ऊपर एफआईआर की जाए, मतलब उनके खिलाफ मुकदमा किया जाए। जैसा कि हमको वो लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, उनका तो कहना ये है कि आप मुसलमान धर्म अपना लो तो हम एफआईआर सारी वापस ले लेंगे। वो लोग पूरा एक गिरोह चला रहे हैं ऐसा। मेरे भाई के थ्रू मेरे पूरे घर वालों को फंसा के रखा है। मेरा अकेला घर है और मेरे घर के ठीक सामने मस्जिद बना दी है उन्होंने, और मस्जिद का दरवाजा मेरे घर के ठीक दरवाजे के सामने रखा हुआ है, और ये सब जानबूझकर बाद में किया गया है। और ये हाल ही में 3-4 साल 5 साल पहले किया गया है। तो अभी हम इतने ज्यादा प्रताड़ित हो गए हैं, वहां कैमरा भी हमारे घर की तरफ लगा के रखा है कि वो लोग निगरानी रखते हैं जैसे ही हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और वो लोग लगातार जो दबाव बना रहे हैं, मतलब हम मतलब एक अधिकारी होकर, इंस्पेक्टर होकर 3 स्टार की वर्दी पहनते हैं, इसके बावजूद भी ऐसे मुसलमान धर्म का एक गिरोह है जो हमको लगातार प्रताड़ित कर रहा है और हमको वहां से भगाने का प्रयास कर रहा है या धर्मांतरण करने का प्रयास कर रहा है। जैसा कि अभी मौलाना साहब ने बताया कि ऐसा दबाव हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन आप हमारे यहाँ एक बार आके देखिए मौलाना साहब, आपको पता चल जाएगा कि दबाव कैसे बनाया जाता है। वो लोग किस तरह से हमारे ऊपर लगातार दबाव बना रहे हैं और एफआईआर पे एफआईआर झूठी लिखवा रहे हैं। तो हमारी योगी सरकार से यही मांग है कि ये जितना जो भी समय का अभाव है, आज की चर्चा को हम यही रोकते हैं। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो छांगुर जिहादी जिसका कनेक्शन समाजवादी पार्टी से निकलता है, लेकिन अब यह सवाल उठता है कि इस छांगुर का नेटवर्क आखिरकार कहां तक फैला हुआ है। हालांकि प्रशासन लगातार इस पूरे मामले को लेकर, इनके पूरे नेटवर्क को लेकर जांच कर रही है और यह भी सवाल उठता है और यह सवाल जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि इस छांगुर के नेटवर्क में आखिर कौन कौन शामिल है, कब से यह नेटवर्क काम कर रहा है। धर्मांतरण का मास्टरमाइंड छांगुर आखिरकार गिरफ्तार हो चुका है। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट थे, तमाम सवालों के जवाब उन्होंने दिए। पीड़ित लोग हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने कहा है कि उनकी मांग है योगी सरकार से, और सुदर्शन न्यूज भी यह मांग करता है कि जल्द से जल्द रियाज अहमद, जो नाम सामने आ रहा है समाजवादी पार्टी का कनेक्शन जिसका निकला है, उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। तो फिलहाल के लिए आज के रण क्षेत्र में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।